भी आपके कंप्यूटर टीचर का जो एग्जाम हुआ था, उस कंप्यूटर टीचर के एग्जाम के अंदर सीनियर और जूनियर वर्ग दोनों के अंदर इनका सिलेक्शन हो गया ना। पहली बात तो इनको बधाई लिखो सबके सब। ठीक है, देखो इनको लाना मेरा मकसद ये है, आपको घर बैठे ये बताना कि पढ़ो, पढ़ोगे तो इसकी जैसे आप लोगों की एक एक नहीं, दो दो नहीं, पता नहीं कितनी ही जॉब लग जाएगी। ठीक है ना। आप जो कुछ पूछना है सब कुछ आप इनसे पूछिए, इनके मुंह से सुनिए। ठीक है, क्या सिलेक्शन की जुबानी, वो सिलेक्शन की कहानी बच्चों की जुबानी। ठीक है, चलो लो अपना इंट्रोडक्शन देना, कैसे पढ़ा था, कैसे अपने आप को सत्य समर्पित किया, कैसे पढ़ना है, वो सारा बता। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है कपिल शर्मा और मैं झुंझुनू नवलगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और मेरा अब सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर दोनों में सिलेक्शन हो गया है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी वो बहुत पहले से कर दी थी, लेकिन वही है कि कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई कुछ तो अलग करने की जरूरत है अपने को। तो पढ़ाता था, जैसे प्राइवेट स्कूल्स वगैरह है उनके अंदर मैं पढ़ाता था। फिर अभी ये जब वैकेंसी आई 2021 में, तब भी मैं पढ़ा रहा था। तो आपको याद होगा कि जनवरी के अंदर लॉकडाउन लगा था। तो उस लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ कि जिस स्कूल में पढ़ा रहा था वहां से मुझे एक बार रिलीज कर दिया गया था 2022 में। याद हो आपको, जनवरी में जब लॉकडाउन लगा, तो फिर मैंने सोचा कि भाई देखो इस तरह से तो चलेगा नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में आप घर बैठ गए तो फिर अब भाई घर भी चलाना पड़ता है और है। तो मैंने ये सोचा कि भाई एक चांस अपने को लेना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। और तब ये वैकेंसी आने ही वाली थी, ऐसा था कि भाई फरवरी में नोटिफिकेशन आने को है। तो अब तैयारी में सबसे पहले ये है कि भाई तैयारी की कैसे जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन किए हुए भी बहुत टाइम निकल गया था। एमएससी किए हुए भी 2015 में पास आउट हूँ मैं। तो फिर ये था कि कहीं से कोचिंग की जाए। अब जाके कहीं पे कोचिंग करे तो वहां पे खर्चा बहुत ज्यादा लग जाता है। तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग करने का सोचा, और यहाँ पे मैंने, यहाँ की कोई कोचिंग थी तो उसका मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब के ऊपर। तो फिर मैंने वो कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि जब सर का एक बार वीडियो आया था कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अगर बनना है तो ये वीडियो देखो, नहीं तो भूल जाओ। सी का वीडियो था वो, सी लैंग्वेज का जो अपनी चलती है। तो वो मैंने देखा, तो सर का मुझे जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगा। और इनका सबसे अच्छा ये है कि ये पहले मेथड बता देते हैं, फिर उससे रिलेटेड कम से कम 100-150 क्वेश्चन इस हिसाब से ये करवाते रहते हैं। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट मेरे बीसीए था, बीसीए हूं मैं, और एमएससी आईटी फिर मैंने किया है आगे। तो सर से जब पढ़ा तो बिल्कुल मतलब अलग ही एक एहसास था कि वाकई मतलब पढ़ाना ही इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो फिर धीरे धीरे जैसे सर से पढ़ा, जनवरी से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और 4.5 महीने के आसपास मैं पढ़ा। और 4.5 महीने में देख लो दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया है, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी और बेसिक में भी, दोनों मेरे क्लियर हो चुके हैं। सर का तो ये है कि भरोसा क्या, सर का तो ये मान लो, आप सर ने बोल दिया ना कि भाई ये क्वेश्चन आने वाला है, तो वो तो पक्का ही आएगा एग्जाम में। ये मान लो सर हमें बता देते बच्चों 3 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, छप गया है, ये छप चुका है क्वेश्चन, इस तरह से बोलते थे, तो वो क्वेश्चन मिले भी है अपने को। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि आप और कोचिंग और इनमें क्या फर्क है, क्यों सर को ही ज्वाइन किया जाए दूसरी कोचिंग के बजाय। तो इनका सबसे जो मुझे खासियत लगती है वो ये लगती है कि ये पहले कोई भी मतलब टॉपिक क्या है उस टॉपिक को पूरा पहले समझाते हैं। और कोचिंग वाले क्या करते हैं, जैसे 100 क्वेश्चन लेके आ गए, मैथ के 100 क्वेश्चन लेके आ गए, हर क्वेश्चन अलग होता है, अपने को पहला भी नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी, क्योंकि अपने को मेथड ही नहीं पता उसके पीछे का क्या है। तो जब तक मेथड ही नहीं पता है तब तक अपन उसको कैसे सीख पाएंगे। और सर क्या करते हैं, पहले पूरा मेथड बताते हैं, चाहे वो आप कंप्यूटर ले लो, चाहे आप मैथ रीजनिंग ले लो, कुछ भी ले लो, और फिर उससे रिलेटेड 100-150 क्वेश्चन करवा देते हैं। और रीजनिंग में तो, रीजनिंग और मैथ में तो मैंने यहाँ तक भी देखा है कि सर के करवाए हुए में से एज इट इज इट क्वेश्चन मिल गया। जैसे एक कंप्यूटर का एग्जाम हुआ था सर 2000 मतलब 22 में ही हुआ था ना अपने,
या 21 में हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा का ऐसा, मतलब उसमें संख्या भी चेंज नहीं हुई। तो सर को पूरा नॉलेज है, पूरा पता है कि कहाँ से क्या आता है क्या नहीं आता है। मैं आपको ये बताऊं, रीजनिंग के अंदर जो आपके ये कथन और निष्कर्ष आते हैं, या फिर ये जो कि पहला सही है दूसरा सही है, इस तरह से आते हैं ना, तो मतलब इतने अच्छे से ये बताते हैं और इनको पता है कहाँ से क्या आता है, और एज इट इज वही क्वेश्चन मिल जाते हैं। अपने को ये लग जाता है यार ये तो मैंने देखा हुआ क्वेश्चन है, इसको तो डायरेक्ट लगाओ ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं एग्जाम में एज इट इज। तो ये है। और नहीं भी मिलते हैं तो मेथड सर इस तरह से मतलब क्लियर कर देते हैं कि कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बहुत सही जगह पे हो आप। बस अब मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत आप करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। ये नहीं नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो ऑनलाइन मुझे तो बहुत अच्छी लगी, ऑफलाइन तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में भी ऑफलाइन जैसा ही फील था मुझे, तो उससे भी अच्छा था। और सबसे बड़ी बात ये है एक अच्छा, हाँ, मेरे ग्रुप में तो सर वैसे मैंने तो ऑफलाइन लिया था, सॉरी वो रिकॉर्डेड लिया था, रिकॉर्डेड। अच्छा हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में 150 बच्चे हैं, उनका सबका हो गया है। और 25-30 तो ऐसे होंगे उनमें जिनका सीनियर भी हो गया होगा, बेसिक भी। और मैं तो ये कहूंगा 25-30 ही नहीं, इससे भी ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो पहले से सर से पढ़ चुके हैं, और वो पहले कोचिंग किए हुए हैं और अब लग गए होंगे, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। क्योंकि सीनियर में जिनका सर सिलेक्शन हुआ है वो पहले से जॉब वाले बहुत, मतलब बहुत सारे हैं। 50-60% की तो पहले से ही जॉब लगी हुई है। तो वो कभी ना कभी सर से जरूर पढ़े होंगे। मैं किसी को ग्रुप में भी बोलता हूँ ना, तो 5-7 आ जाते हैं कि भाई इस बार नहीं की थी, इस तरह से मतलब खूब सारे हैं। ये सर के पढ़ाने के बाद में देखो वो आपके ऊपर डिपेंड है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने 4.5 महीने ही पढ़ा था, सिलेबस बहुत वाइड था, तो मुझे तो थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना पड़ा था। हो सकता है कि मेरा उस तरह का लेवल नहीं हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है ना, तो आप जितना सर करवाते हैं उतना भी कर लोगे तो वो सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैथ और रीजनिंग में तो कोई सानी ही नहीं है। 80-80, 85-85 नंबर तो मैंने खुद सर मार्कशीट देखी है। फर्स्ट पेपर में मैथ रीजनिंग के दम पे ही आ सकते हैं इतने मार्क्स। तो इतने इतने मार्क्स आए हैं, वो भी उस लेवल के पेपर में। रिवीजन, रिवीजन का तो ये है, रिवीजन सर करवाते ही रहते हैं यहाँ पे। तो मैंने लास्ट डे तक भी सर करवा ही रहे थे, लास्ट डे मतलब कोचिंग का जो लास्ट डे था ना हमारा, कि भाई कल ही एग्जाम है, उससे पहले भी सर ने करवाया है। अब जैसे सिलेबस आपका हो जाएगा ये दोबारा स्टार्ट कर देंगे, मतलब कोई टॉपिक में जैसे आपकी दिक्कत आ रही है, या फिर ये एमसीक्यू चलाते रहेंगे आगे से आगे। आपके नंबर कितने हैं, क्या मार्क्स पूछ रहे हो क्या? मार्क्स मेरे बेसिक में तो है 112 मार्क्स हैं, और सीनियर में मेरे 104 हैं। क्योंकि मैंने क्या है 4-4.5 महीने ही तैयारी की थी, तो दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। ये उसमें और इसमें सबसे बड़ा फर्क ये है सर कि, हाँ, अच्छा अच्छा। हम्म, हम्म, हम्म। ज- देखो अंतर सबसे मेन, जैसे मैंने पहले बताया था ना, कि और कोचिंग वाले ये करते हैं कि मेथड के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्योंकि उनके तो ये है कि भाई जल्दी जल्दी करवाओ सिलेबस, और कोई दूसरा अपने मतलब आ जाए, दूसरा बैच बन जाए, उसको करवाओ, उसको रवाना करो, तीसरा आ जाए, उसको करवा दो, उसको रवाना कर दो। ये चलता है कोचिंगों में तो ज्यादातर, आपने देखा होगा। लेकिन सर का ये है, हाँ रिवीजन वाला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है, ये भी मैं जवाब दूंगा आपको। ये है कि लास्ट तक इस कोचिंग में कभी, जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाएगी ना, तब तक सर आपके पीछे पड़े ही रहेंगे, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। आप ही छोड़ के चले जाओ वो बात अलग है, ये छोड़ते नहीं है। ये फोन कर करके बोलते हैं कि तू क्लास ले रहा था, और पता तो रहता है, ये सब डेटा आपके पास रहता है कि तुम लोग कितना वीडियो देखते हो, कितना आपका टाइमिंग है, वो मुझे सब पता है। तो ये पूरा ध्यान रखते हैं सबका। चैप्टर का मैं बता देता हूँ आपको। चैप्टर का ये है, जैसे सर ने एक बार पढ़ा दिया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चैप्टर का ये है, जैसे सर ने एक टॉपिक करवा दिया, तो उसको सबसे पहले सर ने करवा दिया, तब आपके माइंड में आ गया, फिर उसको रिवाइज करो। रिवाइज आपने कर लिया, मैं तो ये करता था, जैसे 4 दिन मैंने पढ़ लिया, सॉरी 5 डेज, 7 डेज इन अ वीक होते हैं, तो 5 डेज मैंने पढ़ लिया, तो 2 दिन मैं रिवीजन के लिए रखता था। और मेरा रिवीजन का तरीका ये था, जैसे आज मैंने पढ़ लिया, उसको रिवाइज कर दिया। उसके बाद तीसरी बार मैं रिवाइज करूंगा सैटरडे और संडे, जितनी भी मैंने 5 दिन में क्लासें ली है ना,
वो सैटरडे और संडे को मैं रिवाइज करता था। और उसके बाद 1 महीने जैसे ही उस टॉपिक को हो जाता था, तो 1 महीने बाद जैसे मेरे 1 महीना कंप्लीट हो गया स्टडी करते हुए मुझे, तो 1 महीने के बाद मैं उसको 2 घंटे का मैंने एक स्लॉट अलग ही रख दिया कि भाई जो मैंने पिछले महीने जो पढ़े थे ना, 4 सप्ताह में जो भी पढ़ा है, उसका इस 2 घंटे में मैं करूंगा। अगला जब महीना आया तो वही प्रोसेस चलता रहा, और उस 2 घंटे को मैंने 3 घंटे कर दिया, फिर 4 घंटे कर दिया। इस तरह से मैंने 4 महीने पढ़ाई की है। कहने का मतलब है आपको कम से कम 3 से 4 रिवीजन तो लगाने ही पड़ेंगे। 3 रिवीजन हो गया ना, एक जब आपने पढ़ा तब हो गया, एक उसी को आपने उसी सेम डे रिवाइज कर लिया, एक सप्ताह के लास्ट में रिवाइज कर लिया, और एक महीने के लास्ट में रिवाइज कर लिया। इतना जब आप रिवाइज कर लोगे और मनन करो उसको, ये नहीं कि सिर्फ रिवाइज करके छोड़ दिया, तो फिर चीज आप भूलोगे नहीं। उसको छोड़ो मत, 3 या 4 घंटे अलग से रखो, एक स्लॉट बना के रखो कि ये तो जो पहले पढ़ा था ना उसकी रिवीजन का टाइम, और लगे रहो। सर का क्लास वैसे ही बहुत अच्छी होती है। और मैंने जो ये अ, आपका प्रोग्रामर वाला जो बैच है उसका मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी ले रहा हूँ सर की क्लासेस वगैरह। और यहाँ पे भी मैंने देखो ऑफलाइन में आके देखा है, तो दूर दूर से बच्चे मतलब स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जैसे कोई उत्कर्ष जोधपुर की कोचिंग किया हुआ है, कोई कहीं से किया हुआ है, कोई कहीं से किया हुआ है, मतलब अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आके कोचिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ी बात सर की ये है कि ये एक बहुत अच्छे इंसान भी है। एक अच्छा टीचर वही बन सकता है जो अच्छा इंसान। और सर को उसमें बोलते थे कि सर मैथ पढ़नी है और ज्यादा पढ़नी है, तो उसमें वो डाल देते थे, है ना। तो मैं नवलगढ़ से हूँ, नवलगढ़ राजस्थान से, शुरू में बताया था मैंने, नवलगढ़ राजस्थान से हूँ। और कोई क्वेश्चन हो तो आपको। तो सबसे पहले तो कपिल जी झुंझुनू से केवल मिलने आए, तो इनको बहुत बहुत साधुवाद। दूसरी बात है कि मेहनत तो की है बच्चों, मेहनत आप करो, कोचिंग आपके साथ है। अब कपिल जी जिस बैच में आए थे ऑफलाइन में आज, तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं इनको, इसलिए नहीं देखा क्योंकि ऑनलाइन थे। ऑनलाइन में फेस रिकॉग्नाइज नहीं होते। मैंने तो यही सोचा अपने स्टूडेंट रखे। तो चलिए, मैंने इनको मिलवाया तो बहुत बुरी हालत है बच्चों की। कोई जोधपुर से है, कोई जयपुर से है, एक एक दो दो साल वेस्ट करके यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ कंटिन्यू पढ़ो, ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। ऑफलाइन जैसा मैंने कहा, जो ऑफलाइन में पेपर होंगे वो मैं ऑनलाइन में भी कवर कराऊंगा। और मैंने कल से स्टार्ट कर दिया है, शाम को 6 बजे वो सारे पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो मेरे यहाँ ऑफलाइन में भी हो रहा है। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में फ़र्क है। दूसरी बात, इस कोचिंग की जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी कोचिंग चलती रहेगी, और कवर कराते रहेंगे, आपको बार बार कवर कराते रहेंगे। दूसरी ये है कि आपको मेहनत तो खुद को ही करनी है। देखो, 2700 सीट है तो 2700 बच्चे फॉर्म नहीं भर, फॉर्म तो वही 2 लाख के आसपास फॉर्म भरेंगे। तो जब 2 लाख में आपको आना है तो इसका मतलब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत आप करो, सपोर्ट देने के लिए हम पीछे खड़े हैं। आपके टेस्ट पेपर जो चढ़ाए जा रहे हैं उनको देखो, ज़्यादा नोट्स मत बनाओ। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स डाल ही रखे हैं, बुक्स डाल ही रखी है, उनको पढ़ना स्टार्ट करो। वीडियो देखो केवल 2 2 बार, 2 बार से ज़्यादा बार वीडियो मत देखो। एक बार देख लिया फिर भूलने लगो, फिर देख लिया। और बच्चों अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करो। अगर वो भी नहीं कर रहे हो तो मैंने आपको कहा कि भाई मैं खुद नोट्स बना के डाल रहा हूँ, आप उनको केवल प्रिंट से निकलवाओ। हैंड रिटन नोट्स आ रहे हैं, मैंने स्टार्ट कर दिया है काम। वापस हैंड रिटन नोट पॉइंट टू पॉइंट आपके पास पहुंच जाएंगे। और अगर मान लो किसी का आ भी नहीं रहा है तो बच्चों खूब सारे नोट्स डाल रखे हैं, अब देखो उनको सर्च करो, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करो। और 1 घंटे के वीडियो में केवल 10 मिनट के नोट्स होते हैं। आप 1 घंटे का वीडियो देख लो, पूरा एक बार देख लो, फिर 10 मिनट आपको क्या क्या याद रहा उनको लास्ट में लगा लो, बस हो गया काम। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हो कपिल से तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैं कह रहा हूँ रिजल्ट ओरिएंटेड कोचिंग है, लगभग सबकी लग जाती है। कपिल के ग्रुप में भी लगभग 150 200 बच्चे जो ये अच्छी तरीके से जानते हैं, वो सब बच्चे यहीं से लगे हैं। ये कपिल जी भी बोल रहे हैं, और ये शायद पीडी कल्ला को कल नोटिस दे के आए थे, वहाँ पर भी कोचिंग के काफी बच्चे मिले, दूसरे कोचिंग वाले भी मिले, अंबिका वाले भी मिले। लेकिन अंबिका के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव इसलिए हम कर सकते हैं, उनको सिखाया यही जाता है।
सुबह से शाम तक भाई आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, तो बस पॉजिटिविटी होनी चाहिए। पॉजिटिविटी अगर है आपके अंदर बच्चों, फिर आप सिलेक्शन निकालो। पढ़ने का तो कोई 24 घंटे भी पढ़ रहा है डेली तो भी बच्चों नौकरी नहीं लगती, और कोई ढंग से 4 घंटे भी पढ़ रहा है तो भी नौकरी लग जाएगी। पढ़ने में हावर्स का कोई लेना देना नहीं, ये मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ। अगर आप 5 घंटे भी डेली पढ़ रहे हो तो भी नौकरी लग जाएगी, लेकिन तरीके से पढ़ो, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको देखो, जो आपका सिलेबस है उसको दिमाग में रखो। दीवारों पे सिलेबस होना चाहिए, दीवारों के ऊपर ओल्ड पेपर होने चाहिए, तब तो जाके नौकरी लगेगी। लेकिन जिस बच्चे को सिलेबस पता नहीं, कुछ बच्चों ने मेरे को कहा कि सर सेट और जावा हमारे भी डाल दो, तो मैंने आईए में चलो उनको डाल दिया। तो कुछ बच्चों ने कहा सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, सेट जावा क्यों डाल दी। तो वो जो कंफ्यूज होने वाले बच्चे हैं जिनको यही पता नहीं क्या पढ़ना है, जबकि 5-5 वीडियो बना दिए मैंने यूट्यूब के ऊपर कि स्टेप बाय स्टेप तैयारी कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, 5-5 वीडियो मेरे चल रहे हैं। तो बच्चों जो बच्चा उन वीडियो को नहीं देखता और डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट करे फोन कर दो, वो कंफ्यूज है। और कंफ्यूज स्टूडेंट की कभी जॉब नहीं लगती, चाहे आप 12 घंटे पढ़ लो चाहे 13 घंटे पढ़ लो, ये आपको मानना होगा। देखिए जिसके विजन क्लियर है ना, सिलेबस में क्या है, पढ़ना कैसे, कौन से एमसीक्यू लगाए। अब बच्चे अधिकतर ये पूछ रहे सर बुक कौन सी लाए, तो कपिल जी से मेरे को नहीं लगता कि कोई बुक खरीदी होगी। कपिल बुक खरीदी है क्या? नहीं खरीदी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इतने एमसीक्यू मैंने जब करवा दिए तो बच्चों ने एमसीक्यू को करो, अपने 10-10 मिनट के नोट्स बना लो, बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, लास्ट तक जरूरत नहीं पड़ेगी। और खरीदना भी मत, क्योंकि ये सारी बुक कल वैकेंसी आई और आज बन जाती है, सब कट कॉपी पेस्ट होती है। तो जब कट कॉपी पेस्ट मैं खुद ही करके आपको बता रहा हूँ भाई, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैं सब बुक से निकाल के आपको सोल्व करवा रहा हूँ, बुक की जरूरत ही नहीं। आप केवल एमसीक्यू लगाओ, एमसीक्यू लगाओ, कोचिंग के पेपर दो, कोचिंग में इतने पेपर बने हुए हैं, आप पेपर देना स्टार्ट करो, बुक के पीछे मत लो। क्योंकि ये बुक कौन निकाल रहे हैं, जयपुर जोधपुर वाले निकाल रहे हैं, उनको खुद को ही पता नहीं होता। मैं थोड़ा कड़वा जरूर बोलता हूँ, लेकिन उनको लास्ट तक ये पता नहीं रहता करना क्या है। तो करना क्या है तो वो कुछ भी कर देता है। अगर आपका विजन क्लियर है ना तो आपकी नौकरी लग जाएगी। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, कंप्यूटर टीचर भी आने वाली है, पूरी रीजनिंग को आज से तैयार करना स्टार्ट करो, क्योंकि आईए में भी रीजनिंग ही जॉब लगाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि कपिल से भी अगर आप पूछोगे तो रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है। बताओ कपिल, रीजनिंग का कितना वेटेज है? रीजनिंग का देखो ये है, जीके आप कितना भी पढ़ लो, जीके में क्या है कि वो दिमाग से आउट होता ही होता है थोड़ा बहुत। करंट जीके का दाम। हाँ, लेकिन मैथ आपने कर ली, रीजनिंग एक दो बार अगर आपने कर ली तो वो परमानेंट आपके दिमाग में रह जाती है और आप उसको रिट्राइव कर सकते हो बार बार, वो इजीली रिट्राइव हो जाती है। जीके इतना जल्दी रिट्राइव होता नहीं, ये है। और वेटेज ज्यादा है, जैसे कंप्यूटर टीचर में भी सर ने पहले ही बोल दिया था, सबसे बड़ी बात ये कि 50 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट डे एग्जाम से जस्ट पहले ही बोल दिया था सर ने कि 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें, और करीबन 20 या 15 to 20 क्वेश्चन उसमें आएंगे। उसमें भी मतलब जैसा सर ने बोला वैसा ही, मतलब एग्जाम में वैसा ही है। उसका भी फायदा मिल गया, इन्होंने कह दिया था कि 50 क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है उस हिसाब से, मतलब। और 2 घंटे का पेपर था, तो मैथ रीजनिंग सर ने अच्छी करवाई हुई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी है सर की, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। बाकी आपका अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, जितना मुझे थोड़ा बहुत सी पता का होगा। रोल तो सबका है, जो भी सिलेबस में सभी का रोल, आपको थोड़ा थोड़ा सबको देखना होगा। नेटवर्किंग, फंडामेंटल और रीजनिंग, ये तीन चीज आपको आईए में अच्छी। ऐसा है, सी का ये है भैया, सी ही पढ़ो। मैं तो ये कहूंगा, जो आपको ये लगता है ना कि ये मेरी कमजोरी है, उसको सबसे पहले अटैक करो आप। सी कर लोगे ना तो और सब्जेक्ट भी कर लोगे। सी नहीं आएगी फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि भाई मेन बेस जो लैंग्वेज है वो सी है। अगर सी नहीं आती तो फिर आगे की लैंग्वेज क्या आएगी, वो भी तो है ना। तो सी तो आनी चाहिए, और मैंने यही किया था, मुझे भी बिल्कुल नहीं आती थी लैंग्वेज, बिल्कुल भी नहीं आती थी, और आज सी मुझे इतनी अच्छे से आती है, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छे से। तो जो नहीं आता ना उस सब्जेक्ट को ज्यादा, मतलब उसके ऊपर अटैक करो। टेक्निकल पेपर की तैयारी जो सर करवा रहे हैं आप तो उतना कर लो, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। पेपर अच्छा आएगा आपका, अच्छे लेवल का आएगा। और सर जो पढ़ा रहे हैं ना, जो कुछ जो नहीं लगे
यहाँ से भी उनकी गलती ये थी, वो डेली सर से ये पूछते थे, सर ये थोड़ी आएगा, सर वो थोड़ी आएगा। सर बोलते थे नहीं आएगा, लेकिन अब जैसे कोई प्रोग्राम है, मानते हैं भाई इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं आता, लेकिन उस प्रोग्राम की एक छोटी सी कॉन्सेप्ट अंदर से निकाल के पूछ लेगा अगला, तो फिर क्या करोगे? और एक तो किसी चीज को आप रटोगे, एक आपको वो प्रोग्राम में देखी हुई है। हमारा जो माइंड है वो एक इसमें भी मतलब एक साइंस के अनुसार वो काम करता है। देखी हुई चीजें हैं या जो चीज विजुअलाइज, जैसे प्रोग्रामिंग है तो उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं अपन, उसमें लॉजिक लगा सकते हैं। तो जो विजुअलाइजेशन और लॉजिक वाली चीजें है ना, वो जल्दी दिमाग की समझ में आती है। प्रोग्राम आपने देख लिया, आपको थ्योरी देखने की जरूरत ही नहीं है। वो चीज तो सी तो बहुत जरूरी है, आप सबको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और आती है तो बहुत अच्छी बात है। जिसको लैंग्वेज आती है उसको ये मान लो कि 40% तो उसका काम हो चुका है। उसको बस थोड़ा बहुत जो बाकी है वो करना है। 40% अकेली लैंग्वेज ही कर देगी। मैं तो ये मानता हूँ, लैंग्वेज जिसको आएगी उसको मैथ भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी। डाल रखिए कंप्यूटर फंडामेंटल डाल रखिए, नेट में डाल रखिए, रीजनिंग की पीडीएफ आपके पास आ गई है बाइलिंगुअल, सब डाल रखिए, उनको चेक करो। बुक की जरूरत ही नहीं है, बुक की जरूरत ही नहीं है। बुक की अगर बुक की क्या जरूरत है सर, इतना ज्यादा करवा देंगे, मैं तो ये कहूंगा वो ही कवर नहीं होगा। अगर आप ढंग से नहीं पढ़े तो इतना ज्यादा करवाएंगे, लास्ट में इतने एमसीक्यू ये लगवाएंगे, आप सोच नहीं सकते इतने ज्यादा एमसीक्यू लगवाएंगे। और उन एमसीक्यू में भाई चलते रहो, जो आता है 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा ऐसे भी नहीं मिलेंगे कि नहीं आते, उनको अलग से लिख लो, उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, बस। थैंक यू। क्या करे भाई, मेहनत तो बहुत है, बहुत ज्यादा की थी पर नहीं हुआ। कोई बात नहीं पंकज जी, ऐसा कुछ नहीं है, सभी जगह से सभी का नहीं होता है, तो इतना मैं आपको कह रहा हूँ। यहाँ से लगभग 500 प्लस बच्चे लग चुके हैं। ये हमारे पास से बच्चे आते हैं तो पता रहता है कितने का हुआ कितने का नहीं हुआ। तो जैसे कपिल जी से सीनियर इंस्ट्रक्टर मिले होंगे, सभी मिले होंगे, तो इस कोचिंग के बच्चे हैं, कितने सीनियर इंस्ट्रक्टर थे एक जगह अभी, यही से बोलते 5-6 के टच में। कोई भी अंबिका के प्रति नेगेटिव नहीं, एक भी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो मेहनत कीजिए, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ कि टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दो, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। 3 सब्जेक्ट ढंग से करना है, कंप्यूटर फंडामेंटल, नेटवर्किंग और रीजनिंग। मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से आपका 80% सिलेबस आ जाएगा। 80% केवल 3 बुक से आ जाएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल, नेटवर्किंग और रीजनिंग। कंप्यूटर फंडामेंटल, नेटवर्किंग और रीजनिंग, ये 3 कर लीजिए, हो जाएगा काम।